कुल 181 लोगों की मौत हुई, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दूसरे तमाम धमाकों की तरह इस बार भी मुंबई की लाइफलाइन पर हुए इस हमले के बाद गुनहगारों को लेकर कयासबाजियां तेज हो गईं। किसी ने इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया, तो किसी ने लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का। मौका वारदात की तफ्तीश के बाद पुलिस को मौके से इन धमाकों के सिलसिले में कई सुराग भी मिले, लेकिन मुंबई के गुनहगारों के बारे में दावे से कुछ कहने से पहले पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत चाहिए थे। वक्त लगातार गुजर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। आतंकवादियों की ये मोडस ऑपरेंडी चूंकि अपने आप में नई थी, पुलिस के लिए भी इन धमाकों के पीछे किसी खास संगठन का हाथ होने की बात कहना थोड़ा मुश्किल था। हर गुजरते लम्हे के साथ जैसे जैसे मुंबई के घाव भर रहे थे, मामले की तफ्तीश भी आगे बढ़ रही थी। दरअसल इन धमाकों में मारे गए 181 लोगों में से 180 लोगों की पहचान तो हो गई, लेकिन मरने वालों में एक शख्स ऐसा भी था जिसे कोई नहीं जानता था। आखिर कौन था ये शख्स और क्या था उसकी मौत का राज? पुलिस के लिए अब मुंबई धमाकों के साथ साथ इस शख्स की पहचान जानना भी एक बड़ी चुनौती थी। सवाल ये भी था कि कहीं ये लावारिस लाश किसी फिदाइन की तो नहीं, जिसने ट्रेन में धमाके के साथ साथ खुद को भी उड़ा लिया। लेकिन फिर सवाल ये भी था कि अगर ये फिदाइन हमला था, तो बाकी 6 ट्रेनों में हुए धमाकों के फिदाइन आखिर कहाँ गए? क्या ये एक फिदाइन हमला था? 7 धमाकों के बाद मिली एक लावारिस लाश को देखकर शुरुआत में कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस जगह से आतंकवादी बम प्लांट करके आसानी से निकल सकते थे, वहां कोई फिदाइन जान क्यों देगा? जाहिर है कि मामले को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस को इन सवालों का जवाब हर हाल में ढूंढना था। मुंबई से विवेक कुमार भट्ट और चंडीगढ़ से सुप्रतिम बैनर्जी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।